हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रेडियो एक्टिवता तथा नाभिकीय ऊर्जा से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए स्टूडेंट, अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखिए स्टूडेंट, ये जो आपके रेडियो एक्टिवता तथा नाभिकीय ऊर्जा है, इनके रिलेटेड जो प्रश्न यहाँ पे आपको दिए गए हैं स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और फिर इसे आप याद कर लीजिए। क्योंकि अगर आप इसे याद कर ले रहे हो तो फिर अगर आप पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो ये समझ लीजिए कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पक्का क्वेश्चन यहाँ से 95% से ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाए। तो आप जरूर जो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। और अगर आप 9th 10th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब 9th 10th की आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप केमिस्ट्री से संबंधित किसी भी कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और वहाँ पे अगर आपको पता है कि रेडियो एक्टिवता और नाभिकीय ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पर अगर आने वाले हैं, तो स्टूडेंट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 95% से ज़्यादा चांसेस है या 100% चांसेस है कि आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर मिल जाए। अगर इस टॉपिक के क्वेश्चन अगर उसमें पूछे जाने वाले हैं तो स्टूडेंट आप इसे जरूर याद करिए, कॉपी में इसे लिखिए और वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो आइए स्टूडेंट चलते हैं एक एक करके उन सभी प्रश्नों को समझते हैं। तो पहला प्रश्न है स्टूडेंट आपका कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियो एक्टिवता है इसकी खोज सर्वप्रथम हेनरी बेकुरल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है। तो स्टूडेंट नाभिकीय रिएक्टरों में जो है वो आपका ग्रेफाइट जो होता है वो प्रयुक्त किया जाता है न्यूट्रॉनों का वेग घटाने के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है। तो स्टूडेंट नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ें हैं वो बनी होती हैं आपकी कैडमियम की। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। तो स्टूडेंट परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट जो है वो काम करता है आपके विमंदक का। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपके हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। तो आप बताओगे कि आई क्यूरी और जोलियट नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज की। अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है। तो स्टूडेंट परमाणु नाभिक में से अगर आप गामा किरणों को निकालेंगे तो वो जो परमाणु है उसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपरिवर्तित रहती है। तो आई होप क्वेश्चन आपको ये सभी 6 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम सातवां क्वेश्चन है स्टूडेंट, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है। तो स्टूडेंट जो आयनीकरण की क्षमता होती है वो सबसे अधिक होता है आपका अल्फा कणों की। अगला है, प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती क्योंकि स्टूडेंट अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है नाभिकीय संलयन के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए हम नाभिकीय संलयन विधि जो है प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं करते। अगला है, रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है। तो स्टूडेंट रेडियो एक्टिव विघटन में जो नाभिक है वो एक बार में उत्सर्जन क्या करता है, केवल अल्फा या केवल बीटा कण ही उत्सर्जन करता है। ठीक है स्टूडेंट, केवल अल्फा या बीटा कण ही उत्सर्जन करेगा रेडियो एक्टिव विघटन में, नाभिक जो है वो आपका। अगला है, किसी परमाणु से बीटा कण के उत्सर्जन का तात्पर्य है। तो स्टूडेंट किसी परमाणु से जो बीटा कण है उसके उत्सर्जन का जो तात्पर्य है वो है नाभिक के जो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि अगर किसी परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो क्या होगा कि उस परमाणु का जो नाभिक है, नाभिक को जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। ये जो है बीटा कण के उत्सर्जन का तात्पर्य है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए स्टूडेंट आपका 11वां क्वेश्चन क्या है कि थोरियम का स्टूडेंट जो आपका परमाणु क्रमांक होता है वो 90 होता है और परमाणु भार जो है वो 234 होता है। ठीक है, मतलब परमाणु द्रव्यमान जो है वो 234 होता है। तो थोरियम का विघटन जो है पोलोनियम। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान 218 होता है, परमाणु क्रमांक 84 होता है। यानी कि थोरियम का विघटन जो है वो पोलोनियम में होता है। तो विघटन में उत्सर्जित अल्फा और बीटा कणों की संख्या होगी। तो स्टूडेंट विघटन में उत्सर्जित अल्फा और बीटा कणों की संख्या जो है वो 2 होगी। अगला क्वेश्चन है 12वां आपका
90 यानी कि थोरियम का परमाणु क्रमांक 90 और परमाणु द्रव्यमान 234 होता है, ये आपको पता होगा। तो इससे जो है बीटा कण उत्सर्जित होने पर जो पदार्थ प्राप्त होगा वो होता है स्टूडेंट आपका 91 परमाणु क्रमांक होता है, और ये है आपका प्रोटैक्टिनियम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है आपका प्रोटैक्टिनियम हमें प्राप्त पदार्थ होगा अगर हम थोरियम से जो है बीटा कण को उत्सर्जित करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है आपका यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु द्रव्यमान जो है वो 238 होता है। ठीक है, तो यूरेनियम से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर नए तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्रमशः होंगे। तो स्टूडेंट जो आपका यूरेनियम है, यूरेनियम से अगर आप जो है एक अल्फा कण का उत्सर्जन करोगे तो जो आपका नया तत्व प्राप्त होगा उस तत्व का जो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होगा वो स्टूडेंट आपका 90 और उसका जो परमाणु भार होगा वो होगा 234। ठीक है स्टूडेंट, आप इस तरह से बता सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता होगा कि हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में डिटेल से बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा आपको हमारे प्लेलिस्ट में। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका यूरेनियम है, यूरेनियम से आपको पता है कि जब किसी भी तत्व से जब हम अल्फा कण का उत्सर्जन करते हैं तो वहाँ पे जो उस तत्व जो परमाणु है उस परमाणु के परमाणु क्रमांक में 2 इकाई इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और जो आपका परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसमें 4 इकाई की कमी हो जाती है। तो इसलिए जब यहाँ पे 2 इकाई की कमी इसके परमाणु क्रमांक में हुई तो ये इसका जो आपका जो नया परमाणु बनेगा, मतलब जो नया तत्व का परमाणु होगा वो जो है उसका परमाणु क्रमांक 90 हो जाएगा, और परमाणु द्रव्यमान में 4 इकाई की कमी हुई है तो 234 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका यानी 14वां क्वेश्चन क्या है, गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है। तो स्टूडेंट गामा किरणों की जो भेदन क्षमता है वो अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से अधिक होता है। दोनों प्रकार की किरणों से जो है गामा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है। अल्फा बीटा दोनों से ज़्यादा होता है गामा किरणों की भेदन क्षमता। 15वां क्वेश्चन क्या है आपका, 15वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है। तो स्टूडेंट जो आपका नाभिकीय रिएक्टर है ये जो है नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है आपका नाभिकीय रिएक्टर। 16वां क्वेश्चन है, किस समस्थानिक का उपयोग पुरानी वस्तुओं के निर्धारण में किया जाता है। तो स्टूडेंट कार्बन का जो समस्थानिक होता है इसका उपयोग जो है पुरानी वस्तुओं के निर्धारण में किया जाता है। तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 14 होता है, जबकि आपका जो नॉर्मल कार्बन होता है उसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, लेकिन ये जो उसका समस्थानिक है इसका परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। तो इसलिए जो आपका कार्बन है इसका उपयोग जो है पुरानी वस्तुओं के निर्धारण में किया जाता है। अगला 17वां क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो आपका हाइड्रोजन बम होता है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां, नाभिकीय रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्धायु की समय सीमा कितनी होती है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियो एक्टिव तत्व है उसकी अर्धायु की समय सीमा जो है वो 10⁻⁻7 सेकेंड से, मतलब 10⁻⁻7 सेकेंड से 10⁻12 वर्ष तक हो सकती है आपके रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्धायु। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगला यानी कि 19वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपका जो 19वां क्वेश्चन है ये क्या है, नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक क्षणिक किस लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो स्टूडेंट नाभिकीय रिएक्टरों में जो आपके नियंत्रक क्षणें होती हैं ये जो है अपक्रिया की गति को कम करने के लिए ही इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो स्टूडेंट परमाणु बम जो है ये आपके नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, ये हमने अभी पहले भी आपको बता चुका है। अब अगला 21वां क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी परमाणु रेडियोएक्टिवता तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में हो अस्थायी नाभिक। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि कोई भी परमाणु रेडियोएक्टिवता तभी दर्शाता है, मतलब तभी रेडियोएक्टिवता दिखाएगा जब उसके परमाणु में अस्थायी नाभिक मौजूद हो। अब 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है आपका, नाभिक से निकलने वाली जो आपकी विकिरण होती हैं उनमें जो है निम्न में से किसकी बंधन क्षमता सर्वाधिक होता है। तो स्टूडेंट जो आपकी नाभिक से निकलने वाली किरणें हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो बंधन क्षमता है वो आपकी गामा किरणों में पाया जाता है।
23वां क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो देखिए स्टूडेंट, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो स्टूडेंट, सूर्य के जो प्रकाश की ऊर्जा है वो पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा ही सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा जो है वो पृथ्वी तक पहुंचती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। स्टूडेंट, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिए होंगे, आपने अगर इसे याद कर ले रहे हो इन सभी क्वेश्चंस को, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं किसी भी प्रतियोगिता के एग्जाम के लिए। स्टूडेंट, मैं आपको फिर से एक बार गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को याद कर ले रहे हो और आप केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रतियोगिता के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वहाँ पे इस टॉपिक के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो लगभग 100% चांसेस है कि आपको इनमें से क्वेश्चंस मिल जाएं। तो स्टूडेंट, आप जरूर इन सभी क्वेश्चंस को याद करिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिएगा। और स्टूडेंट, अब आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।